नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग महाकवि जायसी की पद्मावत महाकाव्य का द्वितीय सर्ग सिंघल द्वीप वर्णन खंड पढ़ रहे हैं। कवि सिंघल द्वीप की मार्ग का, सिंघल द्वीप के अन्य द्वीपों से श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए मानसरोवर और अन्य जलाशयों का वर्णन करता है। जलाशयों की पालों पर जो वृक्षावली है उसका वर्णन करता है। जो अनेक वाटिकाएं हैं, फलों की फलोद्यान हैं, उनका वर्णन करता है। और उसके बाद कवि वहाँ स्थित फुलवारियों का वर्णन करता है। आइए पढ़ते हैं 11वां कड़वक। पुनि फुलवारी लाग चहु पासा, बिरख बेद चंदन भय बासा। बहुत फूल फूली घन बेली, केवरा चंपा कुंद चमेली। सुरंग गुलाल कदम ओ कूजा, सुगंध बकोर गंधर्व पूजा। नागी सरिसद बरग नेवारी, अव सिंगार हार फुलवारी। सोन जरद फूली सेवती, रूप मंजरी अव मालती। जाही जूही बकचुन लावा, पुहुप सुदर्शन लाग सुहावा। बोल श्री बेइल औ करना, सब ही फूल फले बहु बरना। तेन सिर फूल चढ़ही वे, जन थे वै जन थे मनि भाग। आसहि सदा सुगंध भे, जन बसंत औ फाग। जायसी अपनी चिर परिचित नाम परिकरण शैली में फुलवारी का वर्णन करते हैं। पुनि, पुनि का अभिप्राय है पुनः। और कवि कहता है कि मैंने जो वाटिका का वर्णन किया, इसके अलावा पुनि फुलवारी लाग चहु पासा। चहु चारों, पासा पार्श्व, चारों ओर, चारों दिशाओं। पुनि फुलवारी लाग चहु पासा, चारों ओर फुलवारियाँ लगी हुई हैं, पुष्प वाटिकाएँ लगी हुई हैं। पुन फुलवारी लाग चहु पासा, बिरख बेद चंदन भय बासा। बिरख यानी वृक्ष, बिरख शब्द है वो वृक्ष से बना है। बेधि, बेद यानी बेंधना, फैल जाना। चंदन भय बासा, अब चंदन के वृक्ष हैं फुलवारी में, तो चंदन के वृक्ष के विषय में कई प्रकार के कवि समय है। कवि समय या जिनको कवि प्रसिद्धियाँ कहते हैं, कवियों में, लोकमानस में, परंपरा से कुछ ऐसे विश्वास जम जाते हैं जो सही न हों तो भी सही स्वीकार किए जाते हैं। जैसे ये हंस है मोती चुगता है, ये लोक विश्वास है। हो सकता है अन्य कुछ खाता हो, मोती नहीं चुगता हो। इस तरह चकवा है और चकवी से रात्रि में बिछड़ जाता है, दिन में मिल जाता है। जो वो पपीहा है, चातक पक्षी है, वो केवल स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है उसी का जल पीता है। ये इस प्रकार की लोक परंपरा में प्रचलित विश्वास हैं जो साहित्य में भी अपना स्थान बना लेते हैं। इनको कवि समय बोलते हैं। तो चंदन के विषय में कुछ कवि समय हैं। एक तो कि उससे सांप लिपटे रहते हैं, चंदन विश्वव्यापी नहीं लिपटे रहत भुजंग। और दूसरा इस कवि समय यह है, ये लोक विश्रुति यह है कि चंदन के पेड़ जहाँ होते हैं तो आसपास के पेड़ों में भी चंदन का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो बिरख बेद चंदन भय बासा, कवि संकेत यही कर रहा है कि चंदन की बास, बासा बास, सुगंध, चंदन की खुशबू है वो अन्य सारे वृक्षों में भी आने लग गई है। अन्य वृक्ष भी चंदनवत हो गए, चंदन के समान गुण वाले हो गए हैं। बहुत फूल फूली घन बेली, घन बेली नामक जो पुष्प है वह अनेक प्रकार से पुष्पित है। अब घनबेली के बाद अन्य पुष्पों के नाम भी कवि यहाँ से आरंभ करता है। घनबेली, केवड़ा यानी केवड़ा, चंपा, कुंद और चमेली की पुष्प हैं। वो बहुत फूल, बहुत प्रकार के जो पुष्प हैं, बहुत सारे फूल इन वृक्षों के पर फूले हुए पुष्पित हैं। घनबेली, केवड़ा, केवड़ा बहुत सुगंधित पुष्प होता है, इत्र आदि बनाने में काम आता है। चंपा, कुंद, कुंद श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का पुष्प होता है। सरस्वती के लिए उपमा पारंपरिक रूप से दी जाती रही है, या कुंदेन्दु तुषारहार, तो कुंद पुष्प। चमेली भी है। सुरंग गुलाल, सुरंग गुलाल नाम का भी एक पुष्प है। कदम यानी कदम्ब और कूजा, कूजा जिसको संस्कृत में कुजबक कहा जाता है, जिसको जंगली गुलाब भी कहा जाता है। गुलाब की कोई प्रजाति है जो गर्मी के दिनों में पुष्पित होती है।
सुगंध बकोरी गंधर्व पूजा। और जो बकोरी है, बकचुन नाम का जो पुष्प है, इनसे गंधर्व पूजा। वह जो राजा गंधर्व है, गंधर्वपति है, जो गंधर्व सेन वहाँ का शासक है, वह इन पुष्पों से पूजा करता है। नागेसरी सदबरग नेवारी। नागेसरी यानी नाग के सर, सदबरग यानी गेंदे का फूल, और नेवारी है, संस्कृत में इसके लिए शब्द है नवमल्लिका, सफ़ेद रंग का फूल होता है, इसको नेवारी कहा जाता है। और सिंगार हार फुलवारी, और फुलवारी में सिंगार हार, हार सिंगार, हर सिंगार जिसे कहा जाता है या हार सिंगार कहा जाता है, उसके जो वृक्ष लगे हैं वे पुष्पित हैं। फुलवारी है वो इन वृक्षों से, पुष्प वाले पौधों से सुसज्जित है। सोन जरद यानी सोन जूही, जरद का मतलब पीला होता है, सोन जूही का जो पुष्प है वो सफ़ेद पीला, सफ़ेद और पीला इस तरह का होता है। फूली सेवती, श्वेत रंग का जो गुलाब है जिसको सेवती कहा जाता है। जब जो आप मंत्र पूजा करते हैं, सेवंतिका बकुल पाटलाब्ज आदि जो है ना, जो पुष्प अर्चन का मंत्र है उसमें इस सेवंती, वही सेवती है। रूप मंजरी भी फूल का नाम है और मालती भी पुष्प का नाम है। सोन जरद फूली सेवती, रूप मंजरी और मालती, यानी सोन जरद मतलब गेंदा, और श्वेत गुलाब सेवती जिसको कहा जाता है, रूप मंजरी और मालती हैं, वो फूली पुष्पित हैं। जाही जूही बकचुन लावा, और जूही का पुष्प तो बहुत प्रसिद्ध है, महाप्राण निराला की जो अमर कविता है जूही की कली, बहुत प्रसिद्ध है। जाही, जाही भी एक जूही की प्रजाति का ही पुष्प है। जाही के लिए एक शब्द शायद मैं जाही, जिसको जाति, जाति चंपक बिल्व पत्र तम पुष्पम च धूपम तथा, शिवमानस पूजा में जिस जाति नामक पुष्प का वर्णन आता है वह ये जाही है। लोक भाषा में जायसी के समय से जाही कहा जाता था। जाही, जूही, बकचुन लावा, इस प्रकार इनका जो पुष्प समूह है वे फुलवाड़ी में लगे हुए हैं। पुहप सुदर्शन लाग सुहावा, एक सुदर्शन नाम का एक बड़े आकार का सफ़ेद पुष्प था सुदर्शन, वह सुदर्शन पुष्प है, वह अत्यंत लाग सुहावा, बड़ा सुहावना लग रहा है। बोल श्री, जिसको मोल श्री कहा जाता है, बोल श्री, बैल, बैल यानी बेला, औ करना, करण का पुष्प, सब ही फूल फूले बहुवर्णा। इस प्रकार के सारे फूल जो कवि जायसी ने ऊपर वर्णित किए हैं, फले बहुवर्ण, अनेक वर्ण के रंग बिरंगे पुष्प हैं उस फुलवारी में खिले हुए हैं। तेन सिर फूल चढ़ई वे जन थे, वे जन थे मन भाग, आचहि सदा सुगंध वे जन बसंत उभाग। तेन सिर फूल चढ़ई वे, ये पुष्प उनकी सिर पर चढ़ते हैं, ये सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है। वे जन थे मणि भाग, जिनकी भाग्य मणि तीव्र है, भाग्य रूपी मणि है, जो भाग्य में मणियाँ लिखवा के लाए हैं। अभिप्राय है कि जो सौभाग्यशाली हैं उनको ही इस तरह के पुष्प हैं वे सुलभ होते हैं, उनकी मस्तक पे पूज करते हैं। आचहि सदा, ये पुष्प बड़े अच्छे हैं। सदा सुगंध पे, इनमें सदैव सुगंध आती रहती है, ये पुष्प सदैव सुवासित रहते हैं। जन बसंत ओ फाग, जिस प्रकार वसंत ऋतु में और फागुन के महीने में ये पुष्प बहुत सारे चारों ओर पुष्प खिले दिखते हैं, वैसे ही वहाँ जो सिंघल द्वीप की जो फुलवारियाँ हैं उनमें सदैव पुष्प खिले रहते हैं, सदैव पुष्प खिले भी रहते हैं और सुगंधित भी रहते हैं। फागुन वसंत के आगमन का महीना है, फागुन और चैत्री वसंत ऋतु के माह है, तो फागुन में जो वसंत आरंभ में ही पुष्प खिलने लग जाते हैं। निराला जी की एक बहुत प्यारी सी कविता है, अट नहीं रही है फागुन की शोभा, जिसमें वे फागुन के सौंदर्य का, जो फागुन के उफनते हुए पुष्पित सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि शोभा है वो प्रकृति में समा नहीं रही, छलक रही चारों ओर। ऐसा तो जायसी भी ऐसा ही वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत में और फागुन में पुष्पों की बहुलता होती है, वैसी यहाँ हर समय रहती है। अगला कड़वक देखिए, पढ़ते हैं। सिंघल नगर देख पुनि बसा, अब सिंघल नगर यहाँ से उसकी बसावट देखिए। सिंघल नगर देख पुनि बसा, फिर से अब सिंघल नगर है उस पर नज़र डालिए। धनी राजा, वह राजा धन्य है। असी, असी यानी ऐसी, जाकरी दशा, जिसकी ऐसी दशा है, दशा मतलब स्थिति, जिस राजा की ऐसी स्थिति है जहाँ इतने सुंदर वाटिकाएं हैं, पुष्प हैं, उस राजा
को सौभाग्यशाली समझना, जिसको इतना सैन्य सज्जा है, ये सारा इतना ठाट बाट है, सारी चीज़ें हैं, वह राजा बड़ा सौभाग्यशाली है। ऊंची पंवरी ऊंच आवासा। अब पंवरी शब्द की कुछ टीकाकार इसका अर्थ करते हैं पंवरी यानी पावड़ी, जहाँ पाँव रखते हैं, जैसे पीछे कड़वक में आया था कि जो बावड़ियाँ हैं उनमें पंवरी यानी जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो पंवरी का मतलब सीढ़ियाँ, सोपान जिसको बोलते हैं, सीढ़ियाँ। और अनेक टीकाकार इसका अर्थ करना चाहते हैं कि पंवरी मतलब पौली। राजस्थानी स्थापत्य या अपने उत्तरी भारत के स्थापत्य की शैली है, पौलियाँ होती हैं, जो घर का प्रवेश द्वार है वहाँ दोनों ओर छोटे छोटे कक्ष बने रहते हैं, बीच में द्वार होता है जो आर पार होता है, उसको पौली बोलते हैं। तो ऊंची पौरी ऊंच आवासा, उस जो सिंघल नगर है उसकी पौलियाँ ऊंची हैं, प्रवेश द्वार है वह बड़े ऊंचे हैं। ऊंच आवासा, और आवास स्थान है, निवास स्थान है, घर हैं, वे भी बड़े ऊंचाई पे बने हुए। जनु कविलास इंद्र कर वासा, मानो इंद्र का जहाँ निवास है वह कविलास ही हो। कविलास शब्द कैलाश से बना है, और जायसी ने इस कैलाश शब्द का प्रयोग हमेशा स्वर्ग के अर्थ में किया है, क्योंकि इस्लामिक धारणा में जन्नत और दोजख ये परलोक, दो ही परलोक हैं, इनकी अवधारणा सामान्यतः प्रचलित है। तो जायसी इस्लामिक परंपरा से आते हैं, तो उन्होंने कविलास को यानी कैलाश को भी स्वर्ग ही माना है। जन कविलास इंद्र पर वासा, बार बार कविलास, यहाँ तक कि जब पद्मावत का आरंभ होता है, पहला जो स्तुति खंड है, उसमें भी इस कविलास का प्रयोग आपको मिलेगा। बार बार इस स्वर्ग के अर्थ में कवि ने कविलास का यानी कैलाश का प्रयोग किया है। तो राजा की भवन, राजा का पूरी नगरी में भवन और जो प्रवेश द्वार है बड़े ऊंचे हैं, बड़े सुंदर हैं, ऐसा लगता है मानो जनु का विलास, मानो ये जनु मानव की उत्प्रेक्षा अलंकार है कि कैलाश हो या मतलब इंद्र का निवास, यानी जहाँ इंद्र निवास करते हैं, स्वर्ग हो, स्वर्गोपम नगर है। राव रंक सब घर घर सुखी, राव यानी राजा और रंक यानी भिखारी। सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक संपन्न व्यक्ति रंक, अकिंचन व्यक्ति, इसके बाद कुछ नहीं। राजा से लेकर रंक सब घर घर सुखी, ऐसा राज्य है गंधर्व सेन का कि घर घर में सब लोग सुखी हों, चाहे राजा हो या चाहे रंक हो। जो देखिए सो हंसताओं की, जिसे भी देखो वह हंसमुख है। आप देख लीजिए, एक तरह से आप इसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस में जो राम राज्य वर्णन है, जो आगे चल करके और गांधी जी का सपना भी बना, सुराज और स्वराज के समानांतर रामराज की अवधारणा विकसित हुई, उसकी पूर्व पीठिका, उसका एक कच्चा चित्र है वो जायसी के इस वर्णन में हल्का सा संकेत हम देख सकते हैं। राव रंक सब घर घर सुखी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, तुलसी लिखते हैं। वह उसका जो उसकी जो पूर्व छाया हो जायसी में आप देखिए, राव रंक सब घर घर सुखी, जो देखिए सो हंसता मुखी, जिसे भी देखो वह हंसमुख नजर आता है, उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान नजर आती है। रचि रचि राखी चंदन चौरा, और चंदन के चौरे, चौरे यानी चबूतरे, चौकोर चबूतरा होता है, बैठने के लिए बना होता, घरों के बाहर बनाते थे पुराने समय में लोग। चौरा यानी चबूतरा, भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है सती मैया का चौरा, सती माता का चबूतरा, तो चौरा यानी चबूतरा। रचि रचि राखी चंदन चौरा, पोते अगर मैद ओ केवरा, और जो चंदन के चबूतरे बने हैं उनको किससे पोता गया, किससे रंगा गया है, मेद और केवड़ा। केवड़ा वो पुष्पित जो सुगंधित पुष्प है जिससे इत्र बनता है, और मेद भी इस प्रकार का सुगंधित पदार्थ है, वानस्पतिक पदार्थ है। तो अगर भी इसी तरह से अगरबत्ती बनाई जाती है, अगर है, मैद है, केवड़ा है, इनकी सुगंधित पदार्थों से इसे पोता गया है। पुराने समय में जो चबूतरा आदि, इसको प्लस्तर जिसको करते हैं उसको पोतना बोलते थे। पुराने से जो गाँव में तो ऐसे जो गोबर है, गोबर में मिट्टी मिला के उससे पोता जाता था। रचे रचि राखे चंदन चौरा, पोते अगर मेद हो। जब मैं जायसी की रचना को अपने युग का सांस्कृतिक कोश कहता हूँ, तो इसका अभिप्राय है कि जायसी अपने लोक की संस्कृति को अपनी रचना में समाविष्ट करते जा रहे हैं, सुरक्षित कर दिया उन्होंने। उस जमाने में लोग इस चबूतरों को, आंगन को पोता करते थे, ये संकेत मिल रहा है। सब चौपारिन चंदन खंभा, चौपारिन चौपाल, जितने भी चौपाल हैं जहाँ बैठकें होती हैं, सभाएं हुआ करते हैं, गांव का चौपाल तो आपने सुना होगा, अब तक चलता है ये शब्द। सब चौपारिन चंदन खंभा, जितनी भी चौपाल बनी हुई है,
उन सब में चंदन खंबा, चंदन की काष्ठ के खंबे लगे हुए हैं, चंदन खंबा। और ओंठई सभापति बैठी सभा, इन चौपालों में जो सभापति बैठते हैं, जब सभाएं होती हैं, जनसभाएं होती हैं, तो ओंठ ही सभापति, यहाँ सभापति इन चंदन के खंभों पर, ओंठ ही यानी होता है सहारा लेना, टिकना, जैसे कोहनी टिका करके फिर थोड़ा पीठ के सहारा ले लिया खंबे का, इसको ओंठ ही बोलते हैं अवधि, ठेठ अवधि भाषा में। ओंठ ही सभापति बैठी सभा, जनहु सभा देवतन जोरी, जब यहाँ सभा जुड़ती है, सभापति इन चंदन के खंभों के सहारे अपनी पीठ टिका करके और बैठते हैं, और अन्य जो श्रोतागण, अन्य जो आमंत्रित लोग उन सभाओं में बैठते हैं, चौपालों में बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि जनहु सभा देवतन कई जुड़ी, मानो कोई देवताओं की सभा जुड़ी हुई है। आपको ये पढ़कर शायद मैथिली शरण गुप्त का साकेत याद आ जाए, जहाँ पर चित्रकूट सभा, बैठी सभा उठज के आगे। तो यहाँ सब चौपारिन चंदन खंबा, ओटहि सभापति बैठे सभा, जनहु सभा देवतन कई जुरी, परिदृष्टि इंद्रासनपुरी। और वह इंद्रासनपुरी, इंद्र की जो पुरी है, अमरावती है, उसकी तरह ये गंधर्व सेन की नगरी है, वो दृष्टिगत होती है, नजर आती है। सबे गुणी पंडित और ज्ञाता, सब लोग यहाँ गुणी हैं। अब गुणी उसे कहा जाता था पुराने भारत में, पारंपरिक भारत में गुणी उसे कहा जाता जिसने कलाएं और विद्याएं दोनों चीज़ें सीख लियो। 64 प्रकार की कलाएं और 14 प्रकार की विद्याएं जिसने सीख ली, ऐसा व्यक्ति को गुणी कहा जाता था, जिसको कलावंत भी कहा जाता है। जो अज्ञेय जी की प्रसिद्ध जो लंबी कविता है असाध्य वीणा, उसमें कलावंत शब्द आता है। तो कलावंत या गुणी वह है, जयपुर में गुणीजन खाना बना है, तो गुणी वह है जिसमें 64 कलाएं और 14 विद्याएं आती हैं। सभी गुणी पंडित हो जाता, सभाओं में बैठने वाले लोग हैं वो सब के सब गुणी हैं, कला निदान भी हैं, विद्या निदान भी है, पंडित और ज्ञाता, ज्ञाता ज्ञानी हैं। संस्कृत सबकी मुख माता, और सब आम जन भी इस तरह पढ़े लिखे हैं, सुविज्ञ हैं कि संस्कृत में बातें करते हैं। एक अर्थ इसका यह है कि संस्कृत भाषा में, देव भाषा में, संकेत किया ना कि देवताओं की सभा जुड़ी हो, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ सब लोग संस्कृत बोलते हैं। दूसरा इसका सामान्यकृत अर्थ यह है कि जो सभा में जो लोग बैठे हैं वे सुसंस्कृत बातें करते हैं। आजकल आप कई बार ऐसा होता है ना, लोकसभा का सीधा प्रसारण देख रहे हों, या राजनीतिक भाषा है आज की सभासदों की, आज जो सभा में बैठने वाले लोग हैं, हमारे जनता का जन प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनकी भाषा का स्तर और जो जायज़ी जो भाषिक स्तर बता रहे हैं उसमें कितना फर्क है। तो सब संस्कृत हैं, ये सुसंस्कृत बातें कर रहे हैं, सभ्य बातें कर रहे हैं। सभ्य शब्द भी सभा से बना है, सभ्य कहा ही उसे जाता है जो सभा में बैठने लायक हो। ये पढ़ने नहीं देंगे, कोई ऐसी जगह है नहीं पूरे कॉलेज में जहाँ इस तरह की समस्याएं नहीं। एहिक पंथ संवार ही जस शिवलोक अनूप, घर घर नारी पद्मनी मोहि दर्शन दो। एहिक पंथ संवार ही, एहिक यानी इसके, इस नगरी के पंथ मार्ग ऐसे संवरे हुए हैं, सुधरे हुए हैं, साफ सुथरे हैं, सजे संवरे हैं। जस शिवलोक अनूप, जो जैसे शिवलोक में होते हैं, जो भगवान शिव का लोक है, शिवधाम है, कैलाश है, जायसी का संकेतित अर्थ जन्नत है, स्वर्ग है, उस स्वर्गोपम जो चौराहे गलियां और मार्ग हैं। घर घर नारी पद्मनी मोहि दर्शन रूप, और घर घर में पद्मनी नारियां हैं जो मन को मोहने वाली है। दर्शन रूप, जिसने इनके रूप का दर्शन कर लिया उसका मन उन नारियों के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होगा। इस प्रकार घर घर में इतनी अद्भुत सुंदरी नारियां हैं। तो ये परंपरा भी थी कि सिंघल द्वीप में अद्भुत सुंदरियां होती हैं, ये परंपरा से जायसे ने गृहीत किया। और इसका साधना पर अर्थ भी है कि सिंघल द्वीप जहाँ जो परमात्मा स्वरूप जो पद्मावती निवास करती हैं, वहाँ अन्य नारियाँ भी पद्मनी श्रेणी की हैं। धन्यवाद। अगला अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।